हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्कोहल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। लास्ट क्लास में हमने देखा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, तो इससे पहले कि हम एल्कोहल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि एल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल्स आर पोलर इन नेचर। पोलर इन नेचर, जो भी अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर पोलर इन नेचर। अब पोलर नेचर का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए ये अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल है ROH, इसको ऐसे लिखते हैं। अब ये R और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। अब आपको ये पता होगा कि ऑक्सीजन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कंपेयर टू दिस R एंड H। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और इस कार्बन, इस एल्काइल ग्रुप के कार्बन के और इस ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और इसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्जेज हमें देखने में ऐसे लगते हैं जैसे एक पोल्स क्रिएट हो गए, इधर एक पॉजिटिव पोल बन गया, इधर एक नेगेटिव, इधर एक पॉजिटिव पोल, इधर एक नेगेटिव पोल। इस टाइप की पोल की फॉर्मेशन की वजह से ही अल्कोहल के मॉलिक्यूल में इस टाइप के पोल की फॉर्मेशन हो जाती है, और इसीलिए इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, पोलर नेचर। ठीक है, तो अल्कोहल के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर पोलर इन नेचर। इट मींस अल्कोहल्स आर पोलर इन नेचर। और अल्कोहल्स की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो अल्कोहल की स्ट्रक्चर वाटर की तरह बेंट स्ट्रक्चर होती है। अल्कोहल्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, बेंट स्ट्रक्चर, बेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, और बेंट स्ट्रक्चर इधर ये इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और R पे और H पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, बेंट है, और ये जो बॉन्ड्स हैं ये हमारे कैसे हैं, पोलर बॉन्ड है। ठीक है, तो जब भी किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बेंट हो और उसके जो बॉन्ड्स हो वो पोलर हो तो ऐसे मॉलिक्यूल्स हमेशा डाइपोल मोमेंट रखते हैं। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा पहले। ठीक है, तो अल्कोहल्स के अंदर भी एक डाइपोल मोमेंट होती है, और डाइपोल मोमेंट का रीजन क्या होता है, एक तो बेंट स्ट्रक्चर होती है और दूसरा दे आर पोलर इन नेचर। दे आर पोलर इन नेचर। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए व्हाई अल्कोहल्स पोजेस डाइपोल मोमेंट, तो आपको क्या बताना है, एक तो पोलर नेचर होता है अल्कोहल का और एक इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, बेंट होती है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट की हम बात करते हैं तो कहने का मतलब कि रूम टेम्परेचर पे जो भी अल्कोहल होते हैं तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या फिर गैसियस फॉर्म में। ठीक है, उनका कलर क्या होता है, उनका टेस्ट क्या होता है, ये सब चीजें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो जो भी हमारे अल्कोहल होते हैं तो लोअर अल्कोहल, लोअर अल्कोहल्स, लोअर अल्कोहल्स, आप ये टर्म बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करोगे, लोअर अल्कोहल, लोअर एल्डिहाइड, लोअर कीटोन, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लोअर का मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थोड़े हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिसमें लेस है, तो उनको बोलते हैं लोअर ग्रुप, लोअर मेंबर्स। और हायर मेंबर्स का मतलब जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है। तो लोअर अल्कोहल्स की हम बात करें तो लोअर अल्कोहल्स आर कलरलेस, colorless liquids or colorless liquids and have burning taste, and have burning taste। तो ये तीन चीजें याद रखनी, तो कलरलेस होते हैं और फिजिकल स्टेट लिक्विड होती है, टेस्ट कैसा होता है, बर्निंग टेस्ट होता है। हायर अल्कोहल की बात करें जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा होते हैं, हायर अल्कोहल्स, हायर अल्कोहल्स की बात करें दे आर ऑल्सो कलरलेस, वो भी कलरलेस होते हैं, बट इंस्टेड ऑफ लिक्विड दे आर वैक्सी सॉलिड्स, वैक्सी सॉलिड्स। ठीक है, और टेस्टलेस,
ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। कल हायर एल्कोहल जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 6, 7, 8, 9, 10 इतने, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होते हैं, ठीक है, वैक्सी सॉलिड होते हैं और टेस्टलेस होते हैं। ये चीजें आपको पता होगी, क्योंकि आपको पता है कि एल्कोहल्स के अंदर को जब नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं तो वेंडरवाल फोर्स इंक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। वेंडरवाल फोर्स इंक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होने की वजह से वे लिक्विड की जगह अब कैसे बनने लग गए हैं, वैक्सी सॉलिड। कि लोअर एल्कोहल्स के अंदर वेंडरवाल फोर्सेज कम होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो पार्ट होता है उनके अंदर वेंडरवाल फोर्सेज कम होते हैं, इसीलिए फोर्सेज कम है तो वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते जाएंगे तो कार्बन एटम बढ़ाना मतलब हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट इंक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, इसीलिए जो भी हायर मेंबर होते हैं वो वैक्सी सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है एल्कोहल्स की, एसोसिएटेड नेचर। एसोसिएटेड नेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, एसोसिएटेड नेचर। तो आपको बच्चों मैं बता देता हूं कि जो भी एल्कोहल्स के अंदर जो उसके मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, दे डज नॉट एग्जिस्ट एज ए मोनोमेरिक यूनिट्स। जैसे आपको मैं समझा देता हूं कि ये एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये किसी एल्कोहल, ये उसी एल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल है, ये उसी एल्कोहल का तीसरा मॉलिक्यूल है, ये उसी एल्कोहल का चौथा मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि ये पहला मॉलिक्यूल है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो होना तो क्या चाहिए था, ये मॉलिक्यूल अपना अलग से रह रहा है, ये अलग से रह रहा है, ये अलग से रह रहा है, ये अलग से रह रहा है। जैसे किसी बीकर में आपने एल्कोहल को ले रखा है, ठीक है, तो इसमें ये मॉलिक्यूल अपना अलग है, इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो कहने का मतलब ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, अगर एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं तो मोनोमेरिक यूनिट की तरह, मतलब केवल ये अपना अलग से है, ये अलग से है, ये अलग से है, ये अलग से, इनका आपस में कोई भी अटैचमेंट नहीं है, तो वो मोनोमेरिक यूनिट की तरह एग्जिस्ट करते हैं अगर ऐसा होता है तो। लेकिन एक्चुअल केस में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल केस में ऐसा नहीं होता है। एल्कोहल के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, दे हैव एसोसिएटेड नेचर। एसोसिएटेड नेचर का मतलब तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है उसमें। तो कैसा होता है फिर एल्कोहल के अंदर मॉलिक्यूल्स के साथ, कि जैसे ये एक एल्कोहल का मैं मॉलिक्यूल ड्रॉ कर दिया है, ये दूसरे एल्कोहल का मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये यहाँ पे तीसरे एल्कोहल का मॉलिक्यूल ड्रॉ कर दिया है। थोड़ा और अच्छे से इसको लिख देता हूं मैं, ये एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये एक और एल्कोहल का हमने मॉलिक्यूल बना दिया, ऐसे चेन बनती जाएगी। तो क्या होगा, ये वाला एल्कोहल और ये वाला एल्कोहल के बीच में क्या होता है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आगे अगले वाले के एच से जुड़ा हुआ है, ये वाला एच इसके इधर वाला जो मॉलिक्यूल होगा उसके ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, ठीक है। इसी को भी बोलते हैं हम एसोसिएटेड स्टेट या एसोसिएटेड नेचर, एसोसिएटेड नेचर, ठीक है। तो जो भी एल्कोहल के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो ये आपको समझना है। अब इसका रीजन क्या है, वाई दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। इसका रीजन ये है कि एल्कोहल के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, ये 11th क्लास में भी आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, जब कोई भी हाइड्रोजन एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ हो। जब किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमें देखने होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है कि एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रीजन क्या है, क्योंकि एल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोजन होता है दैट इज अटैच्ड विद द
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन एटम, ठीक, सॉरी ऑक्सीजन एटम। इसी की वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, ठीक है। अब थर्ड हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं एल्कोहल्स की। तो थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी भी काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, किसी भी लिक्विड को जब हम हीट करते हैं, जब उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस एनर्जी को गेन करके लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट या वेपर स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पे ये बॉइलिंग होती है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो जो एल्कोहल्स का सबसे जिस सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल उसी सीक्वेंस में आपको इसको रिवाइज करना है, पढ़ना है, ठीक है, समझना है और वैसे ही याद रखना है। तो सबसे पहले हम एल्कोहल का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एल्कोहल का कंपैरिजन करते हैं। जैसे मैंने कोई सिंपल एल्कोहल ले लिया, ये एल्कोहल है, ठीक है, इथेनॉल। इधर मैंने ये ईथर ले लिया है और इधर मैंने CH3, इसको रब कर देता हूं मैं थोड़ा सा। इधर मैंने ले लिया है प्रोपेन, ठीक है। ये हमारा एल्कोहल है, ये ईथर है। ये आपको पता होगा ईथर्स मतलब कौन से कंपाउंड्स को हम ईथर्स बोलते हैं। ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन कौन सा है, ये एल्केन है, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन है। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि एल्कोहल का हम एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट का हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ, ईथर के बॉइलिंग पॉइंट के साथ और हाइड्रोकार्बन्स के बॉइलिंग पॉइंट के साथ। तो अभी यहाँ पे आप क्या देखते हो कि जो भी एल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो जो भी हमने अल्कोहल लिया, ईथर लिया या हाइड्रोकार्बन लिए, उनके मोलिकुलर वेट अप्रोक्सीमेटली सेम होने चाहिए या कंपेरेबल होने चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तभी हम इजीली इनको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि अल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज ग्रेटर देन ईथर्स, और ईथर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज ग्रेटर देन हाइड्रोकार्बन्स। तो ऐसा हमें सिर्फ यहीं पे इस पॉइंट तक ही फोकस करना है कि boiling point of alcohols are greater than the boiling points of ethers and hydrocarbons of comparable molecular mass। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन फिर से मैं आपको बता देता हूं। एल्कोहल्स के अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एल्कोहल्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है कब होती है, जब हाइड्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड हो, दैट कैन बी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू ईथर और हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, जब देखिए हमने यहाँ बीकर के अंदर कोई अल्कोहल ले लिया है हमने और नीचे से उसको हीट कर रहे हैं, हम नीचे से उसको हीट कर रहे हैं, इसके अंदर क्या है, अल्कोहल है, तो हीट से क्या मिल रही है, अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल रही है। अब क्या होता है कि हर एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल, जैसे आपने यहाँ पे देखा था कि एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरे वाले अल्कोहल के मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, तो वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जब जाएगा तो वो तभी पॉसिबल होगा जब इनके बीच में एक दूसरे के साथ ये जो जुड़े हुए हैं, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, वो बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक, ठीक है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तभी एक मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जा सकेगा। लेकिन आपको पता है कि जब ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी तो हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन ईथर्स के और हाइड्रोकार्बन के केस में ऐसा नहीं है, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है तो वो थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ही बॉइल हो जाते हैं, वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में चले जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। तो क्लियर हो गया इतना। इसके बाद अब हम देखते हैं
ये पहला कंपैरिजन याद रखना है आपको। अब दूसरा देखते हैं कि अगर हमारे पास मान लो आइसोमेरिक एल्कोहल्स है, आइसोमेरिक एल्कोहल्स, आइसोमेरिक एल्कोहल्स, ठीक है। आइसोमेरिक एल्कोहल्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर नंबर ऑफ, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है ब्यूटेनॉल, ये मेरे पास है ब्यूटेनॉल, इधर है ये प्राइमरी एल्कोहल है, यहां पे आप देख सकते हो ये सेकेंडरी एल्कोहल है, ठीक है। और ये यहां पे मैंने इसी का एक और आइसोमर बना दिया है, ठीक है। ये आइसोमर्स आपने 11th क्लास में पढ़े हैं, अच्छे से आपको पता होगा, ठीक है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, जब आइसोमेरिक एल्कोहल्स को हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं, प्राइमरी एल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एल्कोहल, और सेकेंडरी एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू टर्सरी एल्कोहल्स, ठीक है। रीजन क्या है इसका? फिर से रीजन आपको जब भी एल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि एल्कोहल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कोई भी चीज कोई भी प्रॉपर्टी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करती है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड नहीं करती है इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ध्यान देखते हैं यहाँ पे कि प्राइमरी एल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सेकेंडरी से ज़्यादा होता है, सेकेंडरी का टर्सरी से ज़्यादा होता है। तो हम क्या देखते हैं कि प्राइमरी वाले जो एल्कोहल होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। प्राइमरी जो भी एल्कोहल होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि एक तो ये प्राइमरी है, ठीक है, इधर कोई ब्रांचिंग नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, ठीक है, और प्राइमरी एल्कोहल ज्यादा पोलर होते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि प्राइमरी वाले जो एल्कोहल होते हैं उनमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है सेकेंडरी और टर्सरी से। सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। टर्सरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ज्यादा डिक्रीज होगी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो एक तीसरा कंपैरिजन और देखते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट का। जैसे फॉर एग्जांपल एक CH3OH है, एक CH3CH2OH है, ठीक है, CH3CH2CH2OH, एक और लिख देता हूं इधर में CH3CH2CH2CH2OH। तो सिंपली आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। लोअर मेंबर से हम किधर जा रहे हैं, हायर मेंबर ऑफ एल्कोहल्स की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। लोअर मेंबर से जब हम हायर मेंबर की तरफ जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन द वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज सोल्यूबिलिटी, ठीक है। फिर से एल्कोहल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी पहले हम देखते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। तो जो भी लोअर मेंबर होते हैं एल्कोहल्स के, लोअर मेंबर्स हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। सोलवेंट हमें ध्यान रखना है, वाटर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। हायर मेंबर्स, ठीक है, लेस सोल्यूबल, ठीक है। जो भी हायर मेंबर होते हैं वो लेस सोल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है। रीजन क्या है इस चीज का, सोल्यूबिलिटी का, वाई एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर,
इसका रीजन क्या है? अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है बच्चों कि जो भी हमारा एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल होता है, जैसे अल्कोहल को हमने किसमें, वाटर के अंदर डाल दिया, ये हमारा वाटर है, ये अल्कोहल है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको चेंज करके लिखता हूं, ये अल्कोहल है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने वाटर बना दिया है। तो क्या होता है जब अल्कोहल्स को वाटर के अंदर डाला जाता है तो अल्कोहल के और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग जाती है, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो अल्कोहल वाटर के अंदर इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं। एक चीज आप हमेशा के लिए याद रखना कि जब भी हम किसी भी सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर ऐड करते हैं, और जब सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर ऐड करते हैं उसके बाद अगर सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, या एक अलग से कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है, तो वो सोल्यूट हमेशा उस सोलवेंट के अंदर हाईली सोल्यूबल होंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम अल्कोहल को वाटर के अंदर डालते हैं तो इनके बीच में क्या होने लग जाती है, सोल्यूट, ये सोल्यूट है हमारा, ये सोलवेंट है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने की वजह से अल्कोहल्स की सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब फिर से हम कंपैरिजन करते हैं, फिर से एक कंपैरिजन करते हैं। एक चीज और आपने यहां पे देखी है कि जो भी हमारे लोअर मेंबर होते हैं अल्कोहल्स के, दे आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर, बट द हायर मेंबर ऑफ अल्कोहल्स आर नॉट दैट मच सोल्यूबल इन वाटर, दे हैव लोअर सोल्यूबिलिटी। इसका रीजन क्या है कि जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा मिथेनॉल है, ये हमने यहाँ पे ब्यूटेनॉल लिख दिया, प्रोपेनॉल लिख दिया, ये यहाँ पे मैंने पेंटेनॉल लिख देता हूँ, CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने का मतलब ये जो पार्ट है हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बढ़ता जा रहा है, ये वाला पार्ट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये जो पार्ट बढ़ता जा रहा है, साइज इसका क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एक तो इसका नेचर कैसे होता है, हाइड्रोकार्बन वाले जो पार्ट होता है उसका नेचर होता है हाइड्रोफोबिक। ये जो कार्बन वाली जो चेन होती है अल्कोहल में, इसका नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, मतलब ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होती है। तो अगर हमारे अल्कोहल में ऐसी नंबर ऑफ कार्बन अगर बढ़ते जाएंगे तो उसकी सोल्यूबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज। एक दूसरी एक्सप्लेनेशन और है इसकी कि जब ये साइज बढ़ता जाएगा हमारा, जब ये साइज बढ़ता जाएगा तो वाटर और अल्कोहल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, ठीक है, जैसे ये हमारा R है, ये अल्कोहल है, ये यहाँ पे मैंने वाटर है, ये बताया था कि ये सोल्यूट है सोलवेंट, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है, ये इन दोनों के बीच में सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए अल्कोहल हमारे वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे R का साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे R का साइज बढ़ता जाएगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती जाएगी, वीक होती जाएगी। इसलिए जब हम हायर मेंबर की तरफ मूव करेंगे तो सोल्यूबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको एक याद रखनी है। उसके बाद में, ठीक है, अब हम आइसोमेरिक, ये ए पार्ट बना लीजिए इसको, ये हमारा बी वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आइसोमेरिक एल्कोहल्स के केस में, CH3 CH2 CH2OH CH3 CH2 CH3OH, एक टर्सरी और बना लेते हैं यहाँ पे, CH3 CH3OH, ठीक है। ये प्राइमरी है हमारा अल्कोहल, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी अल्कोहल है। तो आप क्या देखते हो, सोल्यूबिलिटी जैसे जैसे हम प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जाते हैं, सेकेंडरी से टर्सरी की तरफ जाते हैं, तो हमारी सोल्यूबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। सोल्यूबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज। अब इसका रीजन क्या है यहाँ पे, इसका रीजन ये होता है,
अभी हमने देखा कि जब भी हम अल्कोहल को वाटर के अंदर डालते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब अच्छी होगी, जब ये वाला जो आर का साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और उतनी ही ज़्यादा सोल्युबिलिटी होगी। तो इस केस में आर हमारा ये है, इस केस में आर ये है, इस केस में आर हमारा ये है और इस केस में आर ये है, ठीक है। तो अब आप क्या देखते हो, ठीक है, कि जैसे जैसे हमारी ब्रांचिंग बढ़ रही है, ये स्ट्रेट चेन थी, ये इधर एक ब्रांचिंग हो गई, ये इधर दो ब्रांचिंग हो गई, तो हमेशा ब्रांचिंग के साथ सरफेस एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ब्रांचिंग डिक्रीजेज द सरफेस एरिया, ठीक है, ब्रांचेज डिक्रीजेज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे जैसे आर का साइज डिक्रीज हुआ था तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी हो रही थी, तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होगी तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, एक हमारा मिथेनॉल है, ठीक है, ये कंपैरिजन याद रखना है। ये हमारा इथेनॉल है, ये हमने पेंटेनॉल लिख दिया, ये हेक्सेनॉल लिख दें, ठीक है, जिसमें 6 कार्बन हो। चलो इतना ही ले लेते हैं। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें 1 कार्बन, इसमें 2 है, इसमें 5 है, तो नंबर ऑफ कार्बन अगर बढ़ते हुए जाएंगे तो वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। सॉरी, वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अगर वाटर की सोल्युबिलिटी की बात करें तो विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम द सोल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल इन द वाटर डिक्रीजेज। बट अगर हम सोलवेंट वाटर नहीं लेते हैं, अगर कोई ऑर्गेनिक सोलवेंट ले लेते हैं, ऑर्गेनिक सोलवेंट मतलब ऐसा सोलवेंट जिसके अंदर कौन सा एटम होता है, कार्बन एटम, जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन ले लें हम, C6H6, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लें, ठीक है, हेक्सेन ले लें, ये सारे कैसे सोलवेंट है, ऑर्गेनिक सोलवेंट है। लेकिन ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर अल्कोहल्स की सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। कब इंक्रीज हो जाती है, विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो याद रखना है, जो चीज वाटर के अंदर सोल्यूबल है वो ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर इनसोल्यूबल होगी, ठीक है। जो चीज वाटर के अंदर कम सोल्यूबल है वो ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर सोल्यूबल होगी, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है आपको। तो इसी के साथ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो अल्कोहल्स की थी वो खत्म हो गई हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कोहल्स। तो आप क्या स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि साथ के साथ में आप ना नोट्स बनाते जाइए। जो जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिए।